अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज का लेक्चर हमारे पास होने वाला है मैकेनिज्म ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैकेनिज्म ऑफ रिकम्बिनेंट रिकम्बिनेंट पूरा लिख लेते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैकेनिज्म ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये जो तरीका है, ये जो प्रोसीजर है, इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है, इसके अंदर किया क्या जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़े थे, जिसमें हमने क्या कहा था कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होंगे। जैसे कि हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, हमारे पास मॉलिक्यूलर सीजर यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होने चाहिए, हमारे पास वेक्टर होने चाहिए जो प्लाज्मिड या लैम्डा फेज या कुछ भी है, उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन सिस्टम होना चाहिए और हमारे पास डीएनए लाइगेज एंजाइम या जो मॉलिक्यूलर ग्लू है वो होनी चाहिए। अब वो सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। आज हम देखेंगे कि भाई जो डीएनए का जो हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है परफॉर्म कैसे की जाती है, इसकी प्रोसीजर क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले मतलब 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में आपने जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो परफॉर्म की जाती है। बेसिक स्टेप्स हैं, बाकी इसके अंदर जो मैकेनिज्म वो डिपेंड करता है, आगे टूल्स पे डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है वगैरह वगैरह। हम बिल्कुल बेसिक जो कॉलेज लेवल पे वो सीखेंगे। तो आपको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है कि जब 2 डिफरेंट स्पीशीज के डीएनए आपस में आप मिलाते हो तो दैट इज रिकम्बिनेंट डीएनए। तो यहां पर भी आपने रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। एक हमारे पास होता है सबसे पहले कि फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। जब ये स्टेप परफॉर्म कर लो उसके बाद अगला स्टेप आपका आएगा ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम। जो आप होस्ट यूज कर रहे हो उसके अंदर आपका आरडीएनए जो है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो इंटर होना चाहिए, वो इंटर होना चाहिए। हम 1 बाय 1 देखेंगे इजी होके। और आखिर में यह है कि आपको फिर पता भी हो कि किस वाले बैक्टीरिया ने या किस होस्ट ने आपका जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो टेकअप कर लिया है, वो उसको ले लिया है। तो वो हमारे पास आखिरी जो स्टेप होगा वो आइडेंटिफिकेशन का होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन। ठीक है, 3 बेसिक स्टेप्स हैं। कोई भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी करते हो तो आपको रिकम्बिनेंट डीएनए पहले बनाना होगा। रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया तो उसको एक होस्ट में इंट्रोड्यूस करना होगा। बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद किस वाले क्लोन ने, किस बैक्टीरिया ने आपका जो रिकम्बिनेंट डीएनए वाला वेक्टर है, जो प्लाज्मिड है, वो ले लिया है, उसको अपने सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा लिया है। उसको आइडेंटिफाई भी करना होता है क्योंकि ये चीजें हमें लेबोरेटरी में नजर नहीं आ रही होती, तो इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं। तो यही बेसिक जो 3 स्टेप्स हैं इनको हमने फॉलो करना है। और सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे टाइम भी थोड़ा सा लगेगा और इसको गौर से समझना, ताकि आगे जब अपग्रेड होते जाएंगे, तुम्हारी यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे, मेडिकल लेवल पे जाओगे, बायोटेक्नोलॉजी के लेबोरेटरीज वगैरह में जाओगे, तो ये मैकेनिज्म तो लोगों को पता हो। फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब 2 डिफरेंट स्पीशीज का जो डीएनए है वो तुम लोगों ने आपस में जोड़ना है। अब हम देखेंगे कि इसमें वो जो टूल्स हैं वो कैसे यूज होते हैं। सबसे पहले कंसीडर करते हैं, हमारे पास ये एक बंदा है। क्या है? ये एक बंदा है और इस बंदे का हमने डीएनए या कोई मतलब डिफरेंट स्पीशी है उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और ये उसका डीएनए है। ये उसका क्या है? डीएनए। अब इस डीएनए के अंदर हमारा सबसे पहला क्या प्रेजेंट है? जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। वो वाला जीन जिसको हम रिकम्बिनेंट करना चाह रहे हैं, जिसको हम किसी और स्पीशी में, किसी और बैक्टीरिया में या प्लाज्मा में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारा जीन इंटरेस्ट का है वो इस डीएनए के अंदर पड़ा हुआ है। इस डीएनए के अंदर क्या हुआ? पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको ऑब्टेन करने के लिए हम इसके ऊपर एक एंजाइम्स डालेंगे। कौन से? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज।
इसके डिटेल में नहीं जा रहा, लास्ट लेक्चर में हमने काफी तसल्ली से इसको समझा। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैंची के तौर पर काम करेगा और इस डीएनए को काटेगा, वही रिस्ट्रिक्शन साइज ढूंढेगा और उसके मुताबिक काट देगा। अब इस चीज को मैं एक एग्जांपल के तौर पर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कि बिलफर्ज हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो है इको R1। वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है हमारे पास इको R1। अब इको R1 के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट्स कौन सी होती है, GAATTC, यही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ना, GAATTC, जिसपे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाके ऐड करेगा और इस जगह को काट देगा। तो बिलफर्ज यही चीज जो है मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर लेता हूं कि ये हमारे पास एक बहुत बड़ा डीएनए है। ये क्या हमारे पास है, एक बहुत बड़ा डीएनए है और उस डीएनए के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक सीक्वेंस है यहां पे इस तरह का, ये वाला, जो हमारा जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ये वाली जगह, वो क्या है, ये वाली जगह। तो अभी पूरे डीएनए में से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मैं उसको करना चाहूं, क्या करना चाहूं, उसको मैं आइसोलेट करना चाहूं, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मतलब यहां पे जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो काम कैसे करेगा कि बिलफर्ज ये डीएनए आ रहा है, ये क्या आ रहा है, डीएनए, इसमें ये एक सीक्वेंस है GAATTC और इसके अगेंस्ट ये वाला फिर होगा CTTAG, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यहां से पढ़ो तब भी GAATTC है, यहां से पढ़ो GAATTC है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। उसके बाद ये डीएनए थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उसके बाद मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहां पे पड़ा हुआ, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा तो यहां पर फिर ये सीक्वेंस है GAATTC और आगे डीएनए और ये फिर CTTAG और आगे फिर से डीएनए। तो क्या करेगा, मैं इस डीएनए पर क्या करता हूं, इको R1 जो एंजाइम है वो डाल देता हूं, इको R1 एंजाइम डालूंगा तो इको R1 हमें पता है कि वो ग्वानिन और एडेनिन के दरमियान कट लगाता है, वहां जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है। तो यहां पर भी हमारे पास है ये इको R1 जो है ढूंढेगा अपने रिस्ट्रिक्शन साइट्स, जब उसको रिस्ट्रिक्शन साइट्स मिलती हैं तो वो क्या करता है, इको R1 बिलफर्ज यहां पे G और A के दरमियान कट लगा देगा और यहां पर भी A और G के दरमियान कट लगा देगा। इस तरह यहां पर भी G और A के दरमियान कट लगा देगा, यहां पर भी G और A के दरमियान कट लगा देगा। जब ये कट लगाएगा, कट लगाने का मतलब क्या, काटेगा यहां से तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो यहां से G ग्वानिन और एडेनिन के दरमियान ब्रेक कर जाएगा। जब ये ब्रेक करेगा तो ये हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा कि अगर इसको मैं ब्रेक करता हूं तो ये G और आगे से ब्रेक, उसके बाद ये AATTC, ठीक है, और उसके आगे फिर वो जीन है। इसका अगर अगेंस्ट में देखता हूं तो ये CTTA और A आ गया और इसके साथ फिर ये G और आगे वो डीएनए। आगे हमारे पास है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जीन को हम निकालना चाह रहे हैं, ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और इसके दूसरे एंड पे अब देखते हैं हम, दूसरे एंड पे इको R1 क्या करेगा, दूसरे एंड पे भी यहां से ये G आगे उसने कट लगा दिया तो वो AATTC और बाकी डीएनए उधर रह गया। और यहां से अगर देखते हैं तो ये C फिर T फिर T फिर A और आगे फिर कट लगा तो अगला जो डीएनए है वो फारग हो गया। तो अब ये वाला जो डीएनए का सेगमेंट है ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का जो सेगमेंट है वो ये है जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्या निकल आया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसके अगर एक साइड पे हम देखते हैं तो ये 5 प्राइम वाले स्टिकी एंड्स बाहर आए हुए हैं और इस तरफ भी 5 प्राइम वाले स्टिकी एंड्स बाहर गए हुए हैं। तो ये वाला जो हमारे पास कट लगा इको R1 ने लगाया, कौन सा लगाया, स्टैगर्ड कट, कौन सा लगाया, स्टैगर्ड कट। इस चीज को भी हमने तसल्ली से समझा हुआ है लास्ट लेक्चर में। तो ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया,
क्या हुआ, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। आगे जो है जितना भी लेक्चर है उसमें मैं इस चीज को ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। आगे हमारे पास जो लेक्चर है उसमें हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐसे रेड कलर में, ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और उसका एक जो 5 प्राइम है वो एंड ऐसे आया हुआ है, दूसरा 5 प्राइम एंड ऐसे आया हुआ। तो ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट 5 5, ये स्टिकी एंड, ये स्टिकी एंड। ये तो हो गया हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने उस ऑर्गेनिज्म से निकाल लिया। अब इसको साइड पे रखो, ये वाली चीज जो है इसको साइड पे रखो। इसको जब साइड पे रखते हैं, यहां पे आते हैं, तो अब सेम उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जिससे तुम लोगों ने ये डीएनए काटा है, ये जो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन किया है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहां पे यूज किया है, सेम वही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अभी तुम लोग यहां पर भी यूज करोगे। बिलफर्ज ये एक बैक्टीरिया है, क्या हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये उसका क्रोमोसोमल डीएनए है। अब बैक्टीरिया में हमें पता है कि क्रोमोसोमल डीएनए भी होते हैं और कुछ हमारे पास सर्कुलर डीएनए भी होते हैं, जिनको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। तो इस बैक्टीरिया से मैंने ये प्लाज्मिड जो है ये एक्सट्रैक्ट किया, इसको बाहर निकाला, ये प्लाज्मिड बाहर आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इस प्लाज्मिड में मेरा ये वाला जो जीन है, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये इसके साथ ऐड कर दूं, ये इसके साथ क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो इस चीज को हम तसल्ली से समझेंगे कि ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के साथ मैंने ये कैसे ऐड करना है। बिलफर्ज ये प्लाज्मिड है, ठीक है, और इसका जो सीक्वेंस है यहां पे एक है GAATTC। इसी तरह इसका दूसरा स्ट्रैंड हम निकालते हैं तो उसके भी यहां पे क्या होगा, CTTAG। ठीक हो गया। ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट है जो कि इस प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट है। तो मैं अगर उसी सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो EcoR1 है उसी के साथ इस प्लाज्मिड को भी ट्रीट करूंगा, EcoR1 के साथ सेम मैंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब ये EcoR1 जैसे कट उसने वहां लगाए थे वैसे ही कट ये यहां भी लगाएगा। तो जब ये यहां लगाएगा तो इसके कट, इसको मैं ऊपर नीचे कर देता हूं, ये GAATTC और ये CTTAG। अब जब ये कट लगाएगा तो कट कहां पे लगाएगा, एक G और A के दरमियान, और यहां पर भी G और A के दरमियान कट लगाएगा। तो कट लगने के बाद क्या होगा कि ये खुल जाएगा, मतलब ये यहां से खुल जाएगा और ये यहां से खुल जाएगा, और हमारा जो प्लाज्मिड है वो कुछ ऐसे दिखेगा। एक हमारे पास जब ये यहां से खुलता है, बल्कि नीचे वाले का बना देते हैं कि निचला वाला जो है वो CTTA आ जाएगा, यहां से तो खुल जाएगा, कट लग गया तो G यहां पर आ जाएगा। और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो क्या करेगा, वो यहां पे ऐसे आ गया, तो G और A के दरमियान कट लग गया तो यहां पर G रह गया, और ये जो A वाली साइट है उस ये वाली जो साइट है इस पे CTTA और A रह गया। तो यहां पर हमारे पास ये प्लाज्मिड खुल चुका है। ये प्लाज्मिड क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस EcoR1 डाला, उसने अपने लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो क्या कर ली, वो उसको ढूंढ लिया, उसको पहचान लिया, उसके बाद उसने यहां पे स्टैगर्ड कट लगाया। तो अगर इस एंड्स को हम देखते हैं तो ये भी TTAA और ये भी AATT, ये स्टिकी एंड्स, और अगर इसको देखते हैं AA ये स्टिकी एंड्स दोनों सेम बनेंगे। जब ये सेम बनेंगे तो इनका फायदा क्या होगा कि जब ये दोबारा से अनील करेंगे, ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो यहां पर हमें कोई पेचीदगी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नजर नहीं आएगी, क्योंकि एग्जैक्टली AA के सामने TTA आ जाएगा, यहां पर भी AA के सामने AA आ जाएगा। तो अब यहां पर भी वही स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए, वहां पर भी वही स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए। जब ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा समझाने की खातिर क्या करता हूं कि ये हमारे पास G और ये उसका दूसरा एंड आ गया था AATTC। इसी तरीके से हमारे पास ये वाला एंड था CTTAA और G जो है वो यहां पे चला गया था। ये बाकी जो है वो हमारे पास क्या है, यही प्लाज्मिड है। अब इसके अंदर क्या होगा कि मैं उठा के एक
पैटी डिश या कोई ट्यूब, उसमें क्या करता हूं कि मैं ये जो हमारे पास प्लाज्मिड है जिस पे मैंने EcoR1 ट्रीट करवाया और ये जो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इन दोनों को मिलाता हूं, मिक्सचर में डालता हूं, तो क्या होगा कि एक चांस ये भी है कि ये और ये आपस में जुड़ के वही पुराने वाला प्लाज्मिड बनाए। चांस ये है कि ये वाला जो है वो इसके साथ जुड़ जाए, एक चांस है। हम ज्यादा कंप्लेक्सिटी में नहीं जाते, लेकिन हमारे पास ये वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इसके साथ जुड़ेगा। तो कैसे जुड़ेगा? इस डबल ए के सामने ये वाला सीक्वेंस आ जाएगा। तो डबल ए के सामने इसको मैं ग्रीन कर देता हूं, डबल टी के सामने डबल ए और इसके सामने डबल टी, ये वाला सीक्वेंस आ गया। ये सीक्वेंस आने के बाद क्या हुआ कि आगे हमारे पास वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पड़ा हुआ है। और इसके दूसरे साइड पर अगर हम देखें तो डबल टी डबल ए है, तो इसके सामने ये वाली इसकी जगह आ जाएगी। ये हमारे पास हो जाएगा यहां से, किधर गया ग्रीन, डबल ए डबल टी, ये यहां पे आ जाएगा। और ये बाकी जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट का पार्ट है, तो इस डीएनए को हम बढ़ा देते हैं। तो यहां से ये भी एक दूसरे के सामने आ गए, यहां से ये भी एक दूसरे के सामने आ गए। तो अब क्या चांसेस हैं कि हमारे पास ये प्लाज्मिड और ये फॉरेन डीएनए वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जुड़ना वो फ्री में नहीं जुड़ेंगे, उनको जोड़ने के लिए हमें एक और एंजाइम, एक ग्लू की जरूरत पड़ेगी, जो कि इस एडेनिन और गवानीन के दरमियान फास्फोडाइस्टर बनाए। इस साइटोसी इस डबल ए और इसके आगे जो है इसके साथ भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाए, फिर इस ए और जी के दरमियान भी फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनाए। तो उसके लिए एक एंजाइम जो है वो हमें अंदर फेंकना होगा, कौन से वाला? डीएनए लाइगेज। कौन से वाला? डीएनए लाइगेज। अमूमन ये वायरसेस से हासिल किया जाता है। डीएनए लाइगेज एंजाइम जब इसमें हम डालेंगे तो ये वाला बॉन्ड भी क्रिएट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी, आगे तो इसका पार्ट है, तो ये बॉन्ड भी क्रिएट हो जाएंगे, ये बॉन्ड भी क्रिएट हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारा प्लाज्मिड और डीएनए जो है, जो फॉरेन डीएनए है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारे स्टिकी एंड्स का फायदा ये होता है कि अनीलिंग जो है वो हमारे पास आसानी से हो सकती है। तो अब इन सारी चीजों को जो है वो हम सिंपल यहां पे अगर डिस्कस करें, ये सिर्फ समझाने के लिए था। जो बुक में जिस तरह डिस्कस हुआ है सिर्फ वो अगर डिस्कस करते हैं तो उसमें क्या है कि हमने एक जगह से एक हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने उठाया, ये एक बंदा था, उससे जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने उठाया। कौन से वाला? ये वाला, ये रेड वाला हमारे पास क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये रेड वाला क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसके आगे स्टिकी एंड्स हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। क्या है हमारे पास? स्टिकी एंड्स। तो वहां से जीन ऑफ इंटरेस्ट, यहां से बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट किया, फिर प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या है कि उस पर हमने EcoR1 से ट्रीट किया। ये एक्सट्रैक्ट किया तो उसके बाद इन दोनों को क्या किया, इसमें EcoR1 मतलब सेम एंजाइम, कौन सा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो डाला। तो उसने यहां पे कट लगा के जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर निकाला और यहां पर भी उसने एक कट लगा दिया। तो जब ये कट लगाएगा तो ये दोनों आपस में क्या है, उस ट्यूब में जुड़ जाएंगे और उसी ट्यूब में हमने साथ डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो डाल देना। जब डीएनए लाइगेज एंजाइम डालेंगे तो EcoR1 कट्स प्रोड्यूस करेगा, फिर पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएं और डीएनए लाइगेज जो है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो क्रिएट करे। तो यहां पे हमारे पास क्या है, ये वेक्टर और इसके साथ ये वाला हमारे पास फॉरेन डीएनए या जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे वो आके जुड़ गया। तो अब ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया का था, ये डीएनए हमारा था। तो यहां पर ये जो हमारे पास इस तरह का प्लाज्मिड बनेगा इसको बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। इसको क्या बोलेंगे? रिकम्बिनेंट डीएनए। तो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो फॉर्म हो चुका है एक ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया है। उस रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए हमने क्या क्या चीजें यूज की? एक हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, यहां पर हमने EcoR1 यूज किया, DAMH1 यूज कर सकते हैं, HIND3 यूज कर सकते हैं, KPN1 यूज करते हैं, और डिफरेंट चीजें हैं। EcoR1 मतलब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज किया, और साथ में हमने और क्या, डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज किया, और वेक्टर जो है वो भी यूज किया। ये सारी चीजें, ये जो कंपोनेंट्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डीएनए लाइगेज और वेक्टर व्हीकल, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। इनको कैसे यूज किया हमने देख लिया और हमने बना लिया यहां पे रिकम्बिनेंट डीएनए।
ये वाला जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो हमारे पास बन चुका है। अब अगला स्टेप हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट फिर से हो जाता है, और अगला स्टेप क्या है हमारे पास? ट्रांसफॉर्मेशन। अगला स्टेप क्या है हमारे पास? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम या फिर होस्ट, दोनों बातें, एक्सप्रेशन है सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास इस डीएनए, इस जीन की, जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपियां बने, क्लोनिंग हो इसकी। तो ये तो यहां पे खुद ब खुद क्लोन नहीं करेगा, इस प्लाज्मिड को, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी ना किसी होस्ट में डालेंगे, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डालेंगे। जब उसमें डालेंगे तो उसके बाद इसकी कॉपियां प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, सिंपल जो प्रोसेस होता है कि हमने इस रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट में डालना है, उसमें इसकी एंट्री करवानी है, तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए क्या है कि मैं एक अच्छा सा होस्ट सेलेक्ट करता हूं। क्या करता हूं? होस्ट सेलेक्ट करता हूं। अब ये प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड को अगर मैं प्लांट में डालूंगा तो क्या ये हमारे पास क्लोनिंग करेगा या रेप्लिकेशन करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि प्लाज्मिड पार्ट है हमारे पास बैक्टीरिया का, तो इसको हमने किसी बैक्टीरिया में डालना है। वो प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने होस्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड के बेस पे हमने एक अच्छा सा होस्ट, एक बैक्टीरिया सिलेक्ट किया। बिल फर्ज मैं कहता हूं कि वो ई कोलाई बैक्टीरिया है, एशेरिकियम कोलाई एक बैक्टीरिया है। ये वाला क्या है? ये वाला एशेरिकियम कोलाई का एक बैक्टीरिया है जिसका अपना एक डीएनए है। लेकिन एक बात याद रखना कि इसके अंदर आपका प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए। इस होस्ट के अंदर, इन बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर अपने प्लाज्मिड्स होंगे तो फिर ये वाले प्लाज्मिड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको एंट्री नहीं करवाएगा। तो ऐसे होस्ट हमने लिए, जो बैक्टीरिया थे उसके साथ कंपिटेंसी थी, उसके एक अलग से कॉन्सेप्ट है जो हायर लेवल पे होता है। कॉम्पिटेंट था इस हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए का, रिकम्बिनेंट वेक्टर का, और इसके अंदर प्लाज्मिड्स भी नहीं है। अगर हूं भी तो उसका आइडेंटिफिकेशन मेथड फिर चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहां पे हमने एक आइडियल सिस्टम कंसीडर किया, एक बेहतरीन सिस्टम, कि इसके अंदर अपना प्लाज्मिड नहीं है। तो जब ये होस्ट, ये हमने क्या किया, ये बैक्टीरिया लिया, एक पेट्री डिश है, उस पेट्री डिश के अंदर ये वाले बैक्टीरिया भी डाल दिए। क्या किए? ये वाले बैक्टीरिया भी डाल दिए, और इसके अंदर ये रिकम्बिनेंट डीएनए जो हमने बनाया था वो भी डाल दिया। जब ये डालेंगे तो क्या है कि अब चांसेस है कि ये रिकम्बिनेंट डीएनए जो है, क्योंकि बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, वो जब मरने वाले होते हैं या उन पे जब हार्श कंडीशंस वगैरह आती हैं तो वो क्या है कि अपना डीएनए ट्रांसफर करते रहते हैं। तो यहां पर भी हमारा ये जो प्लाज्मिड है, इसके चांसेस हैं कि वो इस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। और अगर ऐसे नहीं जा रहा तो इसके अंदर तुम लोग कैल्शियम क्लोराइड जो है CaCl2 वो और डाल दो, तो ये जो वाल्स हैं ये ज्यादा परमिएबल हो जाएंगी। रिकम्बिनेंट डीएनए या प्लाज्मिड के अपटेक के लिए बैक्टीरिया के वाल्स को परमिएबल बनाने के लिए हमने क्या करना होता है? कैल्शियम क्लोराइड जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड क्या काम करता है? मेक्स द बैक्टीरिया मोर permeable towards recombinant vector, recombinant वेक्टर। ये बात जो है वो जहन में होनी चाहिए कि ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया, ये जो मीडियम है, ये सारा मीडियम, हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, मीडियम है, उसके अंदर इस तरह का होस्ट है जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं थे। साथ में जो हमने अलग से रिकम्बिनेंट डीएनए का प्लाज्मिड ये पूरा बनाया था वो भी डाल दिया, ये बैक्टीरिया भी डाल दिया, और उसी मीडियम के अंदर हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। तो कैल्शियम क्लोराइड डालने की वजह से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है ये क्या हो जाए? रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए परमिएबल हो जाए, उसको अलाउ करे अपने अंदर आने के लिए, उसको अलाउ करे अपने अंदर आने के लिए। तो इसको बिल फर्ज हमारे पास अब चांस बन गया है, हमारे पास एक जो प्लाज्मिड है, जो हमारे पास रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, वो एंटर हो चुका है होस्ट में। ये हमने होस्ट सिलेक्ट किया जिसके अंदर कोई प्लाज्मिड वगैरह नहीं थे। इन दोनों को एक मीडियम में डाला, इन दोनों को मीडियम में डाला, और मीडियम के अंदर कैल्शियम क्लोराइड भी डाल दिया। तो अब क्या चांसेस है कि कुछ हमारे पास, ये जो कोई एक बैक्टीरिया तो हमने लेना नहीं, हमने तो काफी कॉलोनी लेनी है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ बैक्टीरिया जो हैं उसके अंदर हमारे पास ये वाला प्लाज्मिड आ चुका हो, ये वाला प्लाज्मिड आ चुका हो। इस प्लाज्मिड को हमने रेड बनाया था तो इसको रेड बना लेते। ये वाला प्लाज्मिड जो है अब इसके अंदर आ चुका है। कुछ बैक्टीरिया इसमें ऐसे भी होंगे जिसके अंदर ये वाला प्लाज्मिड नहीं आया होगा, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया
ऐसे भी होंगे जिनके अंदर ये प्लाज्मिड नहीं है। कुछ बैक्टीरिया है जिसमें हमारा रिकम्बिनेंट या जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला प्लाज्मिड आ चुका है। तो अब उसके बाद ये जिस बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास ये प्लाज्मिड इंटर हो जाते हैं उसको ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया बोलते हैं, उसको ये ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन बोलते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया बोलते हैं। तो क्या है कि ये भी डिवाइड करेंगे, जब ये डिवाइड करते हैं तो इसके डिवीजन से क्या होगा कि एटलीस्ट डिवीजन से पहले 2 प्लाज्मिड्स तो होंगे। तो जब ये प्लाज्मिड डिवाइड करेगा, हमारे प्लाज्मिड 2 हो जाएंगे, तो एक बैक्टीरिया के अंदर भी ये प्लाज्मिड आ जाएगा, तो उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड कर चुका होगा, क्योंकि इसने डीएनए को डिवाइड करना है। अपना डीएनए डिवाइड करेगा, साथ में जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए जो है वो भी डुप्लीकेट करेगा। इसी तरीके से हमारे पास ये डिवाइड किया, ये बैक्टीरिया, उसके अंदर ये प्लाज्मिड, उस प्लाज्मिड के साथ हमारा डीएनए जो है वो भी कॉपी हो गया। खुद वो सिंपल एक नॉर्मल बैक्टीरिया है, उसने अपने आप को डिवाइड करना है, और हमने एक्सप्रेशन सिस्टम में पता है कि ऐसा लेना है जिसका जनरेशन टाइम कम हो। जिसपे इशरिका कोलाई है, ई कोलाई का जो जनरेशन टाइम है वो 20 मिनट है। हर 20 मिनट के बाद ये खुद को डिवाइड करता है। तो जब ये खुद को डिवाइड करेगा, अपने प्लाज्मिड को भी डिवाइड करेगा, तो डिवीजन के बाद क्या है कि ये तो 2 बैक्टीरिया बन गए, लेकिन इसके अंदर अब प्लाज्मिड भी 2 आ गए, और दोनों प्लाज्मिड हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रेजेंट है। तो मतलब 20 मिनट के बाद हमारे पास जो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट था, अब वो 2 जीन ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह अगले 20 मिनट के बाद ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, तो 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे, और एक्सपोनेंशियल रेट पे जो है ये डिवीजन जारी रहेगी, और इस तरीके से हमारे पास एग्जैक्ट क्लोन्स जो हैं वो बनते चले जाएंगे हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के। ये तो सिंपल मैकेनिज्म था। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा मसला आता है कि ये मीडियम के अंदर तो काम हो रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस बैक्टीरिया ने प्लाज्मिड लिया है और किस बैक्टीरिया ने वो ट्रांसप्लांट प्लाज्मिड, वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं लिया। उनको सेपरेट भी तो करना है। इस मीडिया से कुछ बैक्टीरिया होंगे जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता ही नहीं है, तो उसको फिर ग्रो करने का फायदा भी नहीं है, उसको हमने अलग करना है। और जिस बैक्टीरिया ने लिया है, जिस बैक्टीरिया ने अपटेक किया है रिकम्बिनेंट डीएनए को, उसको हमने आगे सर्वाइव करवाना है। तो उसके लिए जो तीसरा स्टेप आता है वो है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। क्या हमारे पास ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन को। तो तीसरा स्टेप हमारे पास क्या बनता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन। तीसरा हमारे पास जो मसला आएगा कि अब हमने इन बैक्टीरिया में से ये देखना है कि किस बैक्टीरिया ने रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म किया है और किसने नहीं किया है। तो उसके लिए अगर पिछला वाला लेक्चर थोड़ा सा याद है तो हमने क्या कहा था कि प्लाज्मिड की जब प्रॉपर्टीज देख रहे थे हम, या जो वेक्टर की प्रॉपर्टीज देख रहे थे, तो उसमें प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज में हमने बड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी। कौन कौन सी थी? एक हमारे पास तो ये थी कि उसमें वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, प्लाज्मिड वैसे भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, वो खुद ही डिवाइड करता है। उसको डिवाइड करने के लिए इस बैक्टीरिया से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, इस क्रोमोसोमल डीएनए से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं होती। तो एक उसमें हमने कहा था कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, ऐसा ही है। एक उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, दूसरा उसमें रिस्ट्रिक्शन साइट हो, क्लोनिंग साइट जिसको बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट हो, और तीसरी और इंपॉर्टेंट हमारे पास एक चीज थी कि वो हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हो, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हूं उसमें। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मिड के अंदर, वैसे भी बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड के अंदर जीन्स होते हैं वो ज्यादातर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। वैसे बैक्टीरिया के खिलाफ अगर हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन अगर उस बैक्टीरिया के अंदर ऐसे जीन्स हो जो उस एंटीबायोटिक के खिलाफ कोई प्रोटीन बना सके, कोई एंजाइम बना सके, तो वो बैक्टीरिया नहीं मरता। दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो इस वजह से इस प्लाज्मिड के अंदर हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टीज हों, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, रिस्ट्रिक्शन साइट भी हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो। ये प्लाज्मिड के केस में लैम्डा फेज या दूसरे प्लाज जो हमारे पास फैक्टर, उसमें फिर डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होते हैं, लेकिन यहां पे प्लाज्मिड के केस में मैं कहता हूं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी हो। तो अब इस चीज को समझने के लिए हमने दोबारा से यहां पे देखते हैं एक प्लाज्मिड। क्या देखते हैं? एक प्लाज्मिड। ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है, ये वाला। क्या हमारे पास एक प्लाज्मिड। इसमें हमने क्या कहा कि 3 बातें काफी इंपॉर्टेंट हूं। एक, इसके अंदर जीन हो ओरिजिन,
मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसके अंदर हो, इसके अंदर ऐसा सेटअप हो कि वो खुद को रेप्लिकेट कर सके इंडिपेंडेंटली। दूसरा, उसमें हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हो। बिलफर्ज ये वाले जीन जो है ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स हैं। कौन से वाले? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन क्या है? एक हमारे पास एंटीबायोटिक है। तो इस प्लाज्मिड के अंदर एम्पिसिलिन जीन जो है वो प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। एक उसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो जिसके अंदर हमने ये इको R1 जैसे डाला, तो उसके अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए। उसमें हमारे पास उस एंजाइम के खिलाफ ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है इसके अगेंस्ट जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो भी इसके अंदर हो, ताकि उस जगह पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है डाल सके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स। यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है, बिलफर्ज हमारे पास जो है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। तो अब ये था प्लाज्मिड, उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने डाल दिया। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसके अंदर मैं कहता हूं कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो कौन सा है? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पड़ा हुआ है। तो इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को इस बैक्टीरिया ने, इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया ने इनगल्फ कर लिया, इसको अपटेक कर लिया, इसको ले लिया। तो अब ये बैक्टीरिया के अंदर हमारा ये प्लाज्मिड आ गया, इस बैक्टीरिया के अंदर वो प्लाज्मिड नहीं है, इस बैक्टीरिया के अंदर भी वो प्लाज्मिड नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो जिस मीडियम में पड़े हुए हैं उस मीडियम में मैं एंटीबायोटिक डाल देता हूं एम्पिसिलिन। कौन सी? एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल देता हूं। अब ये एक एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। ये बैक्टीरिया को क्या करता है? किल करता है। तो अब मुझे ये बताओ, जब ये एम्पिसिलिन यहां जाएगी तो यहां पे वो प्लाज्मिड मौजूद है जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स हो? नहीं। तो इस बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स नहीं पड़े हुए, तो इस एम्पिसिलिन ने इस बैक्टीरिया को किल कर देना, इस बैक्टीरिया को क्या कर देगा? किल कर देगा। इस तरीके से ये वाला बैक्टीरिया जो है इसके अंदर भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मौजूद नहीं है, तो ये वाला भी किल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने वाले ये जो ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन है इसको देखते हैं, तो जब इस पे एम्पिसिलिन डालेंगे तो इस बैक्टीरिया के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो कुछ प्रोटीन्स बनाएगा, और वो प्रोटीन जो है वो उस एम्पिसिलिन को डीइफेक्ट कर देगी, इसको डिफेक्ट कर देगी, इसको खराब कर देगी, और ये एम्पिसिलिन उस बैक्टीरिया को मार नहीं पाएगा क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। तो इस वजह से जब हम एम्पिसिलिन डालेंगे तो हमारे पास जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे, जबकि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन है वो ग्रो करेंगे। वो उस मीडियम में भी ग्रो करेंगे जिस मीडियम में एम्पिसिलिन प्रेजेंट हो, उसमें भी ये ग्रो करेंगे। तो जब हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रो कर रहे हैं तो मरे हुए को अलग कर लेंगे, और जो ग्रो कर रहे हैं उसको एक फ्रेश मीडियम में डाल देंगे, और उसके बाद उसको जितना भी ग्रो करवाना है वो हमारी मर्जी हो जाती है। और इस तरीके से हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो परफॉर्म होती है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्लाज्मिड के केस में फिर से बता रहा हूं कि हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसीलिए उसमें रखा था ताकि बाद में हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि किस बैक्टीरिया में हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब शुरू में हमने बात की थी कि इसका एक फायदा होता है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसका एक फायदा है लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करने का, कि जीन की कॉपियों के साथ साथ हमें प्रोडक्ट भी मिलता है, उस जीन का प्रोडक्ट भी मिलता है। मतलब यहाँ पे तो हमने जो जीन है, जो ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन है, बैक्टीरिया है, उसको अलग कर लिया। अब वो पूरा मीडियम हमारे पास, उसमें सारे के सारे जो होंगे उसमें प्लाज्मिड डिवाइड करेगा, तो हमारा जीन जो है वो साथ साथ डिवाइड करेगा। जब हमें जरूरत पड़ेगी हमने वही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसमें डालना है और अपना जीन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक तो हमें जीन्स मिल रहे हैं, जीन्स की कॉपियां मिल रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिलफर्ज ये पूरी हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हुई है, और ये हुई है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो इंसुलिन का है। किसका है? ये इंसुलिन जीन है जो हमने ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट किया। इस इंसुलिन जीन का काम क्या होता है? इंसुलिन बनाना। क्या बनाना? जब ये एक्सप्रेस होता है तो इससे इंसुलिन बनेगी। तो इस जीन को उठा के मैंने इस बैक्टीरिया में डाल दिया, सारी रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया। आखिर में मेरे पास ये वाला बैक्टीरिया, इसको मैं यहां पे बना लेता हूं। ये बैक्टीरिया है, उसके अंदर ये प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड के साथ मेरा जो इंसुलिन वाला जीन है वो भी इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। तो अब देखो होगा क्या
कि इस बैक्टीरिया ने सिर्फ डिवाइड नहीं करना है, इस बैक्टीरिया ने खुद को सर्वाइव भी करना होता है, इसने बाकी फंक्शंस भी करने होते हैं, तो इसके लिए जगह जगह पे भी मुख्तलिफ प्रोटीन्स वगैरह भी बनाता है। तो यहां पे क्या होगा कि जब ये बैक्टीरिया अपने लिए प्रोटीन्स बनाएगा तो साथ में मेरा क्या है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी तो पड़ा हुआ है ना डीएनए जो प्लाज्मिड के अंदर। तो जब उसकी ट्रांसलेशन होगी, क्या होगी, इस जो बैक्टीरिया है वो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रांसलेशन करेगा। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, पहले ट्रांसक्रिप्शन करके उसका मैसेंजर आरएनए बनाएगा, फिर मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन बनाएगा। तो जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट का मैसेंजर आरएनए बन जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, और फिर वो मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाएगा। तो इस इंसुलिन के मुताबिक, ये इंसुलिन का जो जीन है उसी मैसेंजर आरएनए के मुताबिक मेरे पास यहाँ पे प्रोटीन बनेगी, ये वाली, जिसको मैं कहूंगा कि ये कौन सी प्रोटीन है, ये एग्जैक्ट ह्यूमन प्रोटीन होगी इंसुलिन। क्या है, जो हार्मोन है मेरे पास वो इंसुलिन बन रहा है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन को बनाने वाला जो जीन है वो इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया के अंदर जब ये प्रेजेंट होगा, तो जब ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, तो साथ साथ मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी भी ट्रांसलेशन होगी। जब उसकी ट्रांसलेशन होगी तो उसी बैक्टीरिया के अंदर मेरे पास प्रोटीन भी बनता चला जाएगा। कौन से वाला, जो हार्मोन है वो इंसुलिन बनता चला जाएगा। तो क्या है कि उसी मीडियम के अंदर, जिस मीडियम के अंदर ये बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, उसी मीडियम के अंदर इंसुलिन जो है वो भी बनती चली जाती है। वो भी क्या होती चली जाती है, बनती चली जाती है। और इस इंसुलिन को हम एक्सट्रैक्ट करके फिर बाद में बेचते हैं, क्योंकि यही इंसुलिन जो है वो डायबिटीज के पेशेंट्स को दी जाती है। पहले ये इंसुलिन पिग्स और गाय वगैरह के जो है ना पैंक्रियास से obtain की जाती है, जिसमें बहुत खर्चा आ जाता था। आजकल क्या है, इंसुलिन जो है उसको हम बैक्टीरिया में डाल देते हैं, इंसुलिन की जीन को, और फिर बैक्टीरिया को हम खुराक देते रहते हैं, वो ट्रांसलेशन करता रहता है और हमारे लिए प्रोटीन जो है, इंसुलिन जो है वो बनाता चला जाता है। और इस तरीके से हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फायदेमंद साबित होती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म कैसे की जाती है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में फायदे क्या है कि जीन तो हमारे पास कॉपी हो ही रहा है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो तो कॉपी होगा। जब भी प्लाज्मिड खुद को डिवाइड करेगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कॉपी हो जाएगा। लेकिन साथ में दूसरा फायदा क्या है कि हमें उस जीन का प्रोडक्ट भी मिलेगा। जो जीन हम कॉपी करवा रहे हैं, साथ साथ में उसी जीन का प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलता चलाएगा। जैसे ग्रोथ हार्मोन फैक्टर है, हमारे पास प्लांट रेजिस्टेंस वाले आ जाते हैं, हमारे पास और रिसर्च में काम आते हैं। तो फिर हमारे पास ये कॉलोनी है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट और उसका मुख्तलिफ कामों में यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन, ये तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, लेकिन जहन में क्वेश्चन आते हैं कि भाई वही वाले के प्लाज्मिड जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के दौर में, कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जब वो डीएनए को काटता है, वो दूसरों के डीएनए को काट देता है, तो अपने डीएनए को क्यों नहीं काटता? वो बैक्टीरिया का भी तो डीएनए है, तो उसको वो क्यों नहीं काटता? इसी तरीके से स्टिकी एंड्स का क्या फायदा है और ब्लंट एंड्स का क्या फायदा है, दोनों में फर्क क्या है? स्टिकी एंड्स हम ज्यादा क्यों क्रिएट करवाते हैं, ब्लंट एंड ज्यादा क्यों क्रिएट करवाते हैं? इसी तरह जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसको नेमिंग कैसे की जाती है, ये सारी बातें, ये हमारे जहन में इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं और उनका आंसर क्या है, इसको हम सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।